फ्रेंड्स मैं आपका स्वागत करता हूँ अपनी इस वीडियो में। इस वीडियो में फ्रेंड्स हम लोग थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी और फंडामेंटल ड्यूटी से रिलेटेड जो सवाल हैं उनको हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। फ्रेंड्स इससे पहले मैंने फंडामेंटल राइट्स क्लियर करवा दिया था, सिटीजनशिप क्लियर करवा दिया था। तो ये जो घटना चक्र की जो बुक की सीरीज में सॉल्व कर रहा हूँ, पार्ट 6 है, इंडियन पॉलिटी एमसीक्यू लेके चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 1 पे आते हैं फ्रेंड्स। द पर्पस ऑफ द इंक्लूजन ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी दिस was to establish। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है फ्रेंड्स, ये आपका यूपीएससी प्रीलिम्स 2002 में पूछा गया था। इसके ऑप्शंस थे पॉलिटिकल डेमोक्रेसी, दूसरा सोशल डेमोक्रेसी, तीसरा गांधीयन डेमोक्रेसी और चौथा सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। तो इसका आंसर था सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं फ्रेंड्स। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ डीपीएसपी। ये जो यूपी पीसीएस का रिव्यू ऑफिसर का पेपर आता है उसमें आया था। तो ऑप्शन है टू स्टैब्लिश अ वेलफेयर स्टेट, तो भाई देखिए डीपीएसपी वेलफेयर स्टेट स्टैब्लिश करता है। टू इंश्योर सोशियो इकोनॉमिक जस्टिस, वो भी करता है। टू स्टैब्लिश अ सेक्युलर स्टेट, वो भी करता है। टू स्टैब्लिश अ रिलीजियस स्टेट, रिलीजियस स्टेट को स्टैब्लिश करना एम नहीं है, सेक्युलर स्टेट को स्टैब्लिश करना एम है डीपीएसपी का। देखिए फ्रेंड्स, डीपीएसपी की जब हम बात करते हैं, एक बात तो आप बहुत अच्छी तरीके से समझ लीजिए कि जब डीपीएसपी को इंक्लूड किया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने, तो उन्होंने साफ साफ इस बात को बोला था कि देखिए हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम डीपीएसपी को पूरी तरीके से इंप्लीमेंट कर सकें। इसीलिए फंडामेंटल राइट्स को जस्टिफिएबल बनाया गया और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को नॉन जस्टिफिएबल बनाया गया। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कहा कि फंडामेंटल राइट्स का अगर आपका वायलेशन होता है तो आप कोर्ट के पास जा सकते हैं। अंडर आर्टिकल 32 तो आप सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकते हैं, लेकिन अगर आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का वायलेशन होता है तो आप कोर्ट के पास नहीं जा सकते। उसका रीजन ये बताया कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने कि हमारे पास, हमारी कंट्री के पास अभी इतने रिसोर्सेज है ही नहीं, चाहे नेचुरल बोल लीजिए चाहे फाइनेंशियल बोल लीजिए, कि हम उस हिसाब का इंप्लीमेंटेशन कर सके। इसलिए डीपीएसपी नॉन जस्टिफिएबल है। अगर डीपीएसपी की बात की जाए तो आर्टिकल 36 टू 51 में मिलते हैं ये डीपीएसपी। फ्रॉम आर्टिकल 36 टू 51 में हमें डीपीएसपी मिलेंगे। आर्टिकल 51A में मिलेंगे हमको कौन? फंडामेंटल ड्यूटीज। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पहला है द प्रिंसिपल्स स्पेल आउट द सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी इन द कंट्री। दूसरा द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस प्रिंसिपल्स आर नॉट एनफोर्सेबल बाय द कोर्ट। अभी मैंने बताया कि भाई डीपीएसपी के प्रोविजंस नॉन जस्टिसेबल है, मतलब नॉन एनफोर्सेबल है। और पहले क्वेश्चन में यानी इसमें मैंने ये भी बता दिया था सोशियो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करते हैं। ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये आपका पूछा गया था यूपीएससी प्रीलिम्स 2015 में, अभी लेटेस्ट का सवाल है। इसका आंसर है ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। अच्छा, अगर आपसे किसी क्वेश्चन में ये पूछा जाए कि कौन सा पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का फंडामेंटल है इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री की जब बात आती है तो आंसर क्या हो जाता है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को आप पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा नाइदर 1 नॉर 2। ठीक है, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का क्वेश्चन है। ठीक है, तो कोई लेजिस्लेटिव प्रोसेस नहीं रखा गया और ये लीगल ड्यूटी से कोरिलेटेड नहीं होते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो एक बार को आप ये कह सकते हो कि भाई फंडामेंटल राइट्स लीगल ड्यूटी से कोरिलेटिव है, बट डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके लीगल ड्यूटीज से कोरिलेटिव नहीं है, नॉन जस्टिफिएबल है। अब यहाँ पे एक और चीज हमारे सामने आती है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज है उनको कॉन्स्टिट्यूशन में किस कमिटी के रिकमेंडेशन पे जोड़ा गया, तो वो मैं अभी आपको छोड़ रहा हूँ, नहीं बता रहा हूँ। 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू आर्टिकल 51A के जोड़ दिया गया था, जो कि था आपका फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज को कौन से कमीशन के थ्रू जोड़ा गया था, किस कमीशन ने रिकमेंडेशन दी थी फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ने के लिए, ये एक तरीके का क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ फ्रेंड्स, आप इसका ध्यान रखिए। जैसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज पे आएंगे उसकी बात भी हम करेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलफेयर स्टेट इंक्लूडेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन, ऑप्शन दे रखे थे, आंसर है डीपीएसपी। वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है। वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट एक और जगह है जो कि है आपका प्रियम्बल, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डीपीएसपी था इसलिए डीपीएसपी आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन यूपीएससी 2015 प्रीलिम से पूछा गया था, बीपीएससी 1994 के प्रीलिम से भी पूछा गया था, उत्तराखंड पीसीएस में पूछा गया, यूपी पीसीएस में पूछा गया। तो आप समझ सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 जैसे आसान सवाल भी लेटेस्ट यूपीएससी एग्जामों में पूछे गए हैं। और जैसा कि मैंने आपको बता दिया फ्रेंड्स कि जो वेलफेयर स्टेट का कांसेप्ट है ये आपका प्रियम्बल में भी है और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में भी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं।
विद इस क्वेश्चन को आप एक बार पढ़ लीजिए फ्रेंड्स, तो थोड़ा सा आपको क्लियर होगा। इस क्वेश्चन का जवाब है नाइदर वन नाइदर टू। लिमिटेशन अपॉन डीपीएसपी ना लेजिस्लेटिव फंक्शन पे लिमिटेशन बताते हैं, ना एग्जीक्यूटिव फंक्शन पे लिमिटेशन बनाते हैं। क्यों? क्योंकि ये नॉन जस्टिफिएबल है कोर्ट में, तो इसका आंसर हो जाएगा नाइदर वन और नाइदर टू। ठीक है, खास बात ये फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2017 का सवाल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेटेस्ट पूछा गया है। आगे आते हैं, एक चीज पूछूंगा फ्रेंड्स मैं आपसे कि अगर हम बात करें कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया गया है, तो आप क्या जवाब देंगे? कौन सी कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन से डीपीएसपी को उठाया गया है? आंसर है आपका आयरलैंड। आयरलैंड से उठाया गया है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन से। ठीक है, अगला चढ़ते हैं फ्रेंड्स, ये काफी जरूरी सवाल है, कई बार इसको पूछा गया। दूसरा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स नॉन जस्टिफिएबल होते हैं। अगला जो क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। पढ़ लीजिए आप क्वेश्चन को। फंडामेंटल फॉर द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, अभी अभी मैंने आपको बताया डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं लिख क्यों रहा हूँ, लिख के अलग से क्यों बताया? क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स 2013 का सवाल है, सिर्फ इसलिए लिखा है, हालांकि सवाल में कुछ खास दम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं फ्रेंड्स। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क हैज बीन इश्यूड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज वन ऑफ द, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था फ्रेंड्स कि equal pay for equal work is not a fundamental right. Equal pay for equal work is a directive principle of state policy. आर्टिकल 39D में दे रखा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया कि सोशलिस्ट वर्ड उठाया प्रियम्बल से उन्होंने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या उठाया? सोशलिस्ट वर्ड, और इसमें उन्होंने जोड़ दिया आर्टिकल 14 और एक और चीज जोड़ी आर्टिकल 16। और जब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 14, आर्टिकल 16, सोशलिस्ट वर्ड उठाया प्रेम्बल का और डीपीएसपी चारों को जोड़ दिया, उसके बेसिस पे सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। लेकिन वैसे देखा जाए तो सीधे सीधे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। अब इसका आंसर एग्जाम में क्या होगा ये डिपेंड करेगा कि क्वेश्चन किस तरीके से पूछा गया है। अगर डीपीएसपी आंसर में तो आप डीपीएसपी मानिए, अगर आपसे सुप्रीम कोर्ट के कंटेस्ट में पूछा है तो आप बोल दिए कि ये फंडामेंटल राइट है, क्या? इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। अगला चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 यूपीपीसीएस मेंस 2014 का सवाल है, इससे पूछा गया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। ऑप्शंस थे आपके, तो देखिए इसमें सही ऑप्शन था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क एक फंडामेंटल राइट नहीं है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने अपने कह सकते हैं कि आप इंटरप्रिटेशन के हिसाब से इसको एक फंडामेंटल राइट बना दिया है। ठीक है, आगे चलते हैं। एक सवाल और आया था फ्रेंड्स, ये भी यूपीपीसीएस में 2012 का सवाल है। कुछ सवाल था कि भैया इनमें से कौन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में है, तो एक ऑप्शन दे रखा था इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वुमेन, तो ये सही बात है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखा है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं। बीपीएससी प्रीलिम्स 2001 का सवाल है, पंचायती राज सिस्टम इज लेड डाउन अंडर, किसमें दे रखा है पंचायती राज सिस्टम फ्रेंड्स? ऑप्शंस दे रखे थे फंडामेंटल राइट, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसीज और इलेक्शन कमीशन एक्ट। तो भैया ये ऑब्वियस सी बात है, अगर हम डीपीएसपी डिस्कस कर रहे हैं इसका आंसर होगा डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। पंचायती राज सिस्टम को कहां दे रखा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में दे रखा है। अब सवाल ये आता है फ्रेंड्स कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में इसको दे रखा है, कौन से आर्टिकल में दे रखा है? तो आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का अगर आप पढ़ते हैं जाके आर्टिकल 40, तो वहां पे लिखा हुआ है कि स्टेट शैल टेक स्टेप्स टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत्स and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable these to function as units of self government। तो ये आपको पता होना चाहिए फ्रेंड्स। ठीक है, तो आर्टिकल 40 आपको यहाँ पे क्लियर हो गया फ्रेंड्स। आर्टिकल 40 डील करता है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत्स के साथ। यहीं पे आर्टिकल 41 की बात करें तो आर्टिकल 41 किससे डील करता है? आर्टिकल 41 में आता है राइट टू वर्क, एजुकेशन, पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस। राइट टू वर्क भी आता है इसमें, राइट टू एजुकेशन भी आता है, राइट टू पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस भी आता है। आई होप आप लक्ष्मीकांत या कोई और सोर्स खोल के बैठे हैं जिसके बेसिस पे जो मैं आर्टिकल्स यहाँ बोल रहा हूँ उसको आप साथ साथ अपनी किताब में भी देख रहे हैं। बिल्कुल देखिए फ्रेंड्स, बहुत जरूरी है ये। फिर आर्टिकल 44 की बात करते हैं फ्रेंड्स। आर्टिकल 44 में दे रखा है आपका द मोस्ट डिबेटेड टॉपिक यूनिफॉर्म सिविल कोड। आर्टिकल 48 में दे रखा है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। एग्रीकल्चर से रिलेटेड, एनिमल हस्बेंड्री से रिलेटेड चीज दे रखी है आपके आर्टिकल 48 में। तो इतनी चीज दे रखी है फ्रेंड्स। आगे बढ़ते हैं, आगे एक कुछ आपको और आर्टिकल्स के बारे में बताऊंगा जो कि जरूरी है फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ एग्जाम्स एज फार एज डीपीएसपी इज कंसीडर्ड। तो आर्टिकल 51 की बात करें फ्रेंड्स, तो आर्टिकल 51 डील करता है प्रमोशन ऑफ इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी के साथ डील करता है आर्टिकल 51। आर्टिकल 43 ए किसे डील करता है?
प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज, तो आर्टिकल 43A डील्स विद प्रोटेक्शन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्रीज। आर्टिकल 48A डील्स विद प्रोटेक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ एनवायरनमेंट एंड सेफगार्डिंग ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। एनवायरनमेंट से रिलेटेड, फॉरेस्ट से रिलेटेड, वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जो प्रोविजंस दे रखे हैं, कहां दे रखे हैं? आर्टिकल 48A में दे रखे हैं। आर्टिकल 43A में क्या दे रखा है? पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। ठीक है, कुछ और आर्टिकल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। एक है आपका आर्टिकल 39A और एक है आपका आर्टिकल 39F। ठीक है, 39A और 39F, इनमें क्या क्या है? तो देखिए फ्रेंड्स, 39A पे मैंने अलग से वीडियो बनाई थी और 39A में साफ साफ बोल रखा है कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये फ्री लीगल एड प्रोवाइड करेगा पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी के लिए। तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 39A फ्री लीगल एड की बात की गई है फॉर पुअर एंड वीकर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी। तो यहाँ पे ये इस हिसाब से क्या हो जाता है? काफी जरूरी हो जाता है। अब देखिए फ्रेंड्स, आप यहाँ पे मुझसे बोल रहे होगा कि सर आप सारे के सारे आर्टिकल्स एक तरीके से बताए जा रहे हैं, ये तो हम किताब में भी पढ़ सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे फ्रेंड्स आपको वो आर्टिकल्स बता रहा हूँ जो कि एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, आप कितने याद कर पाते हैं, कितने एग्जाम में आंसर दे पाते हैं, क्योंकि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी से रिलेटेड अगर क्वेश्चन आएगा तो एक ही आएगा। अब कौन सा आ जाए ये पता नहीं। जैसे कि आर्टिकल 39F है, तो 39F में क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन एंड यंग फ्रॉम एक्सप्लॉयटेशन। तो 39F क्या बोलता है कि चिल्ड्रन को और जो छोटे बच्चे होते हैं, यंग वंस हैं, उनको आप एक्सप्लॉयटेशन से बचाइए। ये आपका दे रखा है 39F में। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है फ्रेंड्स, देखिए आर्टिकल 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 39F, 39A, 43A। 43A लिख रहा हूं यहाँ पे मैं, 39A लिख रहा हूं, 39F लिख रहा हूं। 39A मैंने आपको बताया फ्री लीगल एड, ठीक है। 39F मैंने आपको बताया चिल्ड्रन और यंग वंस को एक्सप्लॉयटेशन से बताना, और 43 मैंने आपको ए बताया आपको इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी। ये मैंने 43 में ए मैंने आपको बताया फ्रेंड्स की पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री। पार्टिसिपेशन ऑफ वर्कर्स इन द मैनेजमेंट ऑफ इंडस्ट्री 51A था आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ठीक है। तो 51A हो गया आपका इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, और ये है भाई मैनेजमेंट, वर्कर्स मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करें। तो ये जो तीनों आर्टिकल है ना फ्रेंड्स आपके 43A, 39A और 39F, ये भाई हमारे संविधान में जोड़े गए थे 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। तो ये तीन आर्टिकल्स 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के थ्रू हमारे संविधान में ये जोड़े गए थे। ओके, आगे चलते हैं। एक बात और बताना चाहूंगा फ्रेंड्स, ये जो मैंने अभी आपको आर्टिकल बताए थे और ये जो मैंने अभी आपको 42nd अमेंडमेंट एक्ट वाली जो चीज बताई है ना फ्रेंड्स, इसको जरूर याद रखिएगा क्योंकि ये काफी बार एग्जाम्स में पूछी गई है, इसलिए इसको मैंने आपको यहाँ पे बताया है, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भाई हाउ आर डीपीएसपी डिफरेंट फ्रॉम फंडामेंटल राइट्स। डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से किस तरीके से डिफरेंट है? तो हमेशा याद रखिए फ्रेंड्स, डीपीएसपी फंडामेंटल राइट से केवल एक तरीके से डिफरेंस है कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को आप इन्फोर्स नहीं कर सकते, फंडामेंटल राइट्स को आप इन्फोर्स कर सकते हो। यानी कि आपके फंडामेंटल राइट्स वायलेट होते हैं, आप सीधे कोर्ट में जा सकते हो। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आपके वायलेट होते हैं, आप कोर्ट में नहीं जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो जाता है फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स 2009 का क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूपीएससी प्रीलिम्स 2008 का क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। आप क्वेश्चन को पढ़ लीजिए, इसका जो आंसर है वो है आंसर 2 ओनली, ठीक है। इसे पूछा गया कि भाई डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी इन दोनों में से कौन सा है? तो देखिए प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक इन ह्यूमन बीइंग एंड फोर्स लेबर, ये तो सीधे सीधे फंडामेंटल राइट है फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 23A में दे रखा है। ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये आर्टिकल 23A में दे रखा है और इसको तो इन्फोर्स किया जा सकता है, तो फंडामेंटल राइट में आता है। लेकिन जो दूसरा है प्रोहिबिशन ऑफ कंजम्पशन एक्सपेक्ट फॉर मेडिसिनल पर्पसेस ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड अदर ड्रग्स व्हिच आर इंजूरियस टू हेल्थ, ये कहां पे आता है फ्रेंड्स? ये आता है फ्रेंड्स आपका आर्टिकल 47 में, जो कि है आपका डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। तो आपका आंसर हो जाएगा 2 ओनली। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 यूपीएससी प्रीलिम्स 2012 का सवाल है, इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आप सारे ऑप्शंस पढ़ोगे तो सारे ऑप्शंस पढ़ते आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि तो सारे के सारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है। लेकिन सवाल क्या पूछा गया है? पूछा गया कि भाई इनमें से गांधीयन प्रिंसिपल पे आधारित डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी कौन है? तो जहां पे गांधीयन प्रिंसिपल की बात आती है ना फ्रेंड्स, 3 आर्टिकल डील करते हैं आपका गांधीयन प्रिंसिपल के साथ, आर्टिकल 40, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48। अब मैं ये आपसे एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि आपने अभी अपनी किताब खोल के
आर्टिकल 40, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48 पढ़ रहे हो। आर्टिकल 40 में विलेज पंचायत की बात की गई है। आर्टिकल 47 में कहा गया है कि पब्लिक हेल्थ को इंप्रूव किया जाएगा, न्यूट्रिशन को इंप्रूव किया जाएगा, लोगों के लिविंग स्टैंडर्ड को इंप्रूव किया जाएगा। आर्टिकल 48 में बात की गई है काउ स्लॉटर नहीं किया जाएगा, एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री को प्रमोट किया जाएगा। तो ये 3 आर्टिकल्स हैं, आर्टिकल 40, आर्टिकल 47 और आर्टिकल 48, और इसके बहुत वाइड कॉनोटेशंस हैं, ये छोटे मोटे आर्टिकल्स नहीं है। अगर आप इनके वर्डिंग पे जाओगे तो बहुत वाइड कॉनोटेशंस हैं। और यहाँ पे 2 ऐसे आर्टिकल्स निकल के आते हैं जो ज्यादा सीधे सीधे 2 ऑप्शंस निकल के आ रहे हैं जो सीधे सीधे गांधी प्रिंसिपल के साथ डील कर रहे हैं। एक तो है ऑर्गेनाइजिंग विलेज पंचायत, दूसरा प्रमोटिंग कॉटेज इंडस्ट्रीज इन रूरल एरिया। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 2 and 3। 1 और 4 भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स है बट इट इज नॉट रिलेटेड टू गांधी प्रिंसिपल्स। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं फ्रेंड्स। क्वेश्चन नंबर 17 भी काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्या है इस क्वेश्चन नंबर 17 में? द डीपीएसपी इज अ चेक व्हिच इज पेड ऑन बैंक्स कन्वीनियंस। हु सेड इट? ऑप्शन बता देता हूं, बी आर अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, के एम मुंशी, केटी शाह। इसका आंसर है फ्रेंड्स केटी शाह। केटी शाह जी ने यह बात बोली थी कि डीपीएसपी एक चेक है जो बैंक के कन्वीनियंस के पे किया जाता है। आप समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स, इसका मतलब बहुत बड़ा है। मतलब ये है कि फ्रेंड्स देखिए, डीपीएसपी ऐसे राइट्स हैं जिनको इंप्लीमेंट करने के रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है, तो इनको हम तभी इंप्लीमेंट कर सकते हैं जब हमारे पास उतने रिसोर्सेज होंगे। तो यहाँ पे बैंक क्या होगा? बैंक गवर्नमेंट हो जाएगी। तो अगर गवर्नमेंट के पास कन्वीनियंस है, मतलब गवर्नमेंट के पास रिसोर्स है, तो गवर्नमेंट डीपीएसपी को इंप्लीमेंट करेगी। जब नहीं है तो कैसे करेगी? अब इस तरीके के सवाल देखिए प्रीलिम्स में, सॉरी ये पीसीएस वाले प्रीलिम्स पे, चाहे यूपीएससी की बात कर लीजिए, यूपीएससी में खैर नहीं पूछा जाएगा, ये यूपी पीसीएस की बात कर लीजिए, बिहार की बात कर लीजिए, राजस्थान की बात कर लीजिए, वहां पे इस तरीके के सवाल पूछे जा सकते हैं। आंसर है केटी शाह। अगला सवाल देख रहे हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? यूपीएससी प्रीलिम्स 2010 का सवाल है क्वेश्चन नंबर 18। अब 3 चीजें दी गई है विद रेफरेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कंसीडर द फॉलोइंग। कौन है? फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। सवाल क्या है? Which of the above provisions of the Constitution of India are fulfilled by the National Social Assistance Program launched by India? तो देखिए, नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम को 15 अगस्त 1995 को लॉन्च किया गया था फ्रेंड्स, और ये किसके थ्रू फुलफिल हो रहा है? डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के थ्रू फुलफिल हो रहा है। देखिए फ्रेंड्स, फंडामेंटल राइट्स को तो इन्फोर्स किया जा सकता है कोर्ट में, उसको तो सीधे सीधे कोर्ट में इन्फोर्स किया जा सकता है अगर वो इन्फोर्स नहीं हो रहा है। फंडामेंटल ड्यूटी जरूरी नहीं है करने। अगर आपके पास फंडामेंटल राइट्स है तो आपसे कॉन्स्टिट्यूशन, सरकार और पूरा देश ये एक्सपेक्ट कर सकता है, एक्सपेक्ट कर रहा है कि आप अपने राइट्स के साथ अपनी ड्यूटीज को भी निभाएंगे, तो वो भी इनबिल्ट है। लेकिन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करना जरूरी है क्योंकि वो नॉन इन्फोर्सेबल है। इसीलिए नेशनल सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम एक बहुत पोटेंट वेपन माना गया था डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 3 ओनली, ऑप्शन बी। इस बात को याद रखिएगा। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अब हम लोग आ गए हैं फंडामेंटल ड्यूटी पे। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी की बात करें फ्रेंड्स, ये रही देखिए 11 फंडामेंटल ड्यूटीज है। आप लाइन से इनको पढ़ जाइए, ठीक है। कहीं पे किसी भी एग्जाम में फ्रेंड्स सीधे सीधे ये स्टेटमेंट उठा के रख देगा और बोल देगा भैया फंडामेंटल ड्यूटी है कि नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन 19 पढ़ें, द फंडामेंटल ड्यूटी टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया इज मेंशन्ड एट नंबर। कौन से नंबर पे मेंशन्ड है? अब ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2013 का एग्जाम ये क्वेश्चन है फ्रेंड्स। अभी देखते हैं कौन से नंबर पे है, ठीक है। तो यहाँ दे रखा है अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, यही पूछा है। कौन से नंबर पे? तीसरे नंबर पे। तो 19 का आंसर क्या हो जाएगा? तीसरा। बट देखिए, ये नंबर तो रट पाना आपके लिए बहुत मुश्किल है, तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूंगा कि आप इस नंबर को रटो, पर मैं आपसे इतना जरूर कहूंगा फ्रेंड्स कि आप एटलीस्ट ये स्टेटमेंट्स इतनी बार पढ़ लीजिए कि अगर ये स्टेटमेंट्स आपके सामने एग्जाम में रिप्रोड्यूस होते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि ये स्टेटमेंट फंडामेंटल ड्यूटीज के। टू अबाइड बाय द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रिस्पेक्ट इट्स आइडियल नेशनल फ्लैग एंथम, cherish the noble ideals of freedom, sovereignty, integrity, defend the country, harmony in spirit, value and preserve the rich heritage of our composite culture, to protect and improve the natural environment, to develop the scientific temper, humanism and spirit of inquiry, to safeguard public property and abhor violence, to strive excellence in all spheres of individual and collective activity। अब ये 11वें वाले पे हम थोड़ी देर में आते हैं फ्रेंड्स, ठीक है। तो आई होप आपने इन सारे स्टेटमेंट्स को एक बार पढ़ लिया। तो क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब तो आपको वैसे मिल गया। एक इंपॉर्टेंट चीज फ्रेंड्स, ये जो आपके फंडामेंटल ड्यूटीज थे ये कौन से आर्टिकल के थ्रू जोड़े गए? तो ये जोड़े गए आर्टिकल 51A के थ्रू। किस अमेंडमेंट से जोड़े गए? 42nd अमेंडमेंट एक्ट से जोड़े गए। 2 चीजें आपको एकदम क्लियर हो जाती हैं, ठीक है। तो बस क्वेश्चन नंबर 20, अंडर व्हिच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजंस फॉर फंडामेंटल ड्यूटीज हैज बीन एडेड 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 51A।
ये यूपी पीसीएस प्रीलिम्स 2015 का सवाल है। अब आता है फ्रेंड्स कि भैया मैंने आपसे इस वीडियो के शुरू में पूछा था क्वेश्चन नंबर 21, द प्रोविजंस रिलेटिंग टू फंडामेंटल ड्यूटीज इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ, किसके रिकमेंडेशंस पे ये प्रोविजंस जोड़े गए थे? तो आंसर है स्वरंग सिंह कमेटी। स्वरंग सिंह कमेटी के रिकमेंडेशंस में फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। फंडामेंटल ड्यूटीज को हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में किस साल में जोड़ा गया? आंसर है 1976। ये राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज 2016 का सवाल है, क्योंकि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 में आया था। पार्ट 4A में आते हैं आपके फंडामेंटल ड्यूटीज। एक सवाल फ्रेंड्स, ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है इसको कब जोड़ा गया? देखिए इतना याद रखिए, जो पहले के 10 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं इनको 42nd अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जोड़ा गया था। कब जोड़ा गया था? 1976 में। ये जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है ना फ्रेंड्स, इसको जोड़ा गया है आपका 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से जोड़ा गया था इसको। कब? 2002 में जोड़ा गया था इसको। ठीक है, तो याद रखिएगा कि ये जो 11th है who a parent or guardian to provide opportunities for education to his child or what as the case may be between the age of 6 to 14 years, किस अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू? 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002 के थ्रू। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज बोलूंगा, इसको आप राइट टू एजुकेशन के साथ जोड़ के देखिए, जाके देखिए कि राइट टू एजुकेशन एक्ट कब आया था। ठीक है, 2010 में तो कोटा फिक्स कर दिया गया था गरीब बच्चों के लिए सारे स्कूलों में, लेकिन ये आया कब था ओरिजिनली? आर्टिकल 21A कब आया था? कौन सा अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू आया था? और दोनों को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए, तभी आप इस चीज को बहुत अच्छी तरीके से समझ पाओगे। ठीक है, और उन सवालों को मैंने इंक्लूड नहीं किया है फ्रेंड्स, जैसे कुछ तरीके के सवाल इस तरीके की भी है कि भाई 4 ऑप्शन दे दिए और पूछ दिया इसमें से कौन फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, अगर इन ऑप्शंस को आपने ध्यान से पढ़ा है सारे के सारे 11 को, तो आप आराम से उस तरीके के सवाल को कर पाओगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा फ्रेंड्स। प्लीज अपने फेसबुक और इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे इन वीडियोस को जरूर शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ ग्रेट